हेलो डियर स्टूडेंट, रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 की हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन उसका जो लेक्चर नंबर 4 चलेगा। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। वो कहाँ पर स्थित है, उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, उसकी खोज किसने की। उसके बाद अपन ने उसके अनेक स्थलों के बारे में पढ़ा। करीबन अपन ने 16 स्थलों के बारे में पढ़ा, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, पीलीबंगा, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो आज आज का वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे एक नंबर पे लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। जो पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला है, तो वहां पर रावी नदी किनारे ये सभ्यता स्थित है। इसका उत्खनन मतलब इसकी खुदाई का जो कार्य है वो 1920 से 21 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। उसके बाद दयाराम साहनी द्वारा, मतलब क्या है कि 1920 और 21 के में क्या सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा इसका जो उत्खनन है, इसकी जो खुदाई कार्य स्टार्ट किया गया। उसके बाद दो व्यक्तियों ने और इसकी खुदाई की, जिसमें 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने इसकी खुदाई का कार्य किया। हड़प्पा सभ्यता का जो उपनाम है वो है सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल है वो कौन सा स्थल है? हड़प्पा सभ्यता। भाई यही एक पहला स्थल ऐसा है हड़प्पा सभ्यता जहां पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य शुरू हुआ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये वर्तमान पाकिस्तान में है। उत्खनन कार्य इसका जो 1920 से 21 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। उसके बाद दो व्यक्तियों ने इसकी खुदाई का कार्य किया, 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने। उपनाम इसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल जहां पर सर्वप्रथम खुदाई हुई, ये एक पहला स्थल ऐसा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता, जो सबसे पहले क्या है कि इसी सभ्यता की खुदाई की गई। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान तो जब खुदाई होती है तो वहां पर क्या है कि कुछ अवशेष निकलते हैं। जैसे कि सपोज करो आज अपन कहीं पे गड्ढा खोदते हैं तो उसमें भी कई तरह की चीजें निकलती है। तो किसी टाइम पे उस समय वहां पे दफन हो जाती थी। जैसे कोई मकान गिरता है तो मकान में कितने कमरे वगैरह, वहाँ का जो डायग्राम है वो बाद में कभी खुदाई होती है, उस मलबे को हटाया जाता है तो उसके अंदर से वो मकान के अवशेष मिलते हैं। वहां पर जो दबे हुए बर्तन वगैरह वो निकलते हैं। तो उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता है तो वहां से भी जब खुदाई हुई तो वहां पर कुछ अवशेष निकले, जैसे गेहूं और जौ के दाने। तो जब हड़प्पा सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है ना, तो उस वहां पर गेहूं और जौ के दाने मिले खुदाई के दौरान। तो इस समय क्या पता लगा कि गेहूं और जौ उस समय उगाया जाता था और जो खाने के लिए जो अन्न उपयोग में लिया जाता था वो गेहूं और जौ लिया जाता था। एक तो ये पता चलता है। दूसरा कि गेहूं और जौ जब उगाया जाता था तो मतलब दोनों क्या है, दोनों को मिला क्या होगी तो मिश्रित फसल हो जाती है। तो उस समय क्या है मिश्रित फसल उगाई जाती थी। कांसा गलाने का पात्र, मतलब क्या था कि कांसा एक धातु होता है, ठीक है ना, जो मतलब उसको गलाने का पात्र। तो इससे क्या पता लगा कि उस समय क्या है कि कांसा धातु उपयोग में लिया जाता था। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। तो कांसा धातु इसमें उपयोग में लिया जाता था और उसको गलाकर अलग बर्तन बनाए जाते थे, अलग आभूषण बनाए जाते थे। तो मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी उस समय विद्यमान थी। उसके बाद क्या मिला गया, मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर। मतलब जहां पर मनुष्य को दफनाया गया वहीं पर किसी मतलब पालतू पशु जैसे बकरे के भी अस्थि पंजर, अस्थियां मिली है। तो इससे क्या पता लगता है कि उस समय मनुष्य के साथ मतलब व्यक्ति के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाया जाता था। इसके बाद देखो शंख का बना बेल, इसको अपन एक खिलौना कह सकते हैं। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, है ना। इसके मतलब बर्तन में मछुआरे का चित्र मतलब होता है कि उस समय क्या है कि लोग अपना चित्र भी अंकित बर्तनों पे करवाते थे। एक कब्रिस्तान मिला, ठीक है ना, तो उस कब्रिस्तान का नाम रखा गया R37, उस कब्रिस्तान का नाम रखा गया। हाँ, और आगे हड़प्पा से प्राप्त अवशेष और भी निकले हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक
मुद्रा पर अंकित। मुद्रा मतलब होता है कि सिक्का जो होता है, जैसे अपने भारतीय मुद्रा अपन कहते हैं, जैसे करेंसी वगैरह चलती है, तो उस जमाने में मतलब क्या है, मुद्राएं वगैरह चलती थी, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, पीतल के, कांसे के सिक्के चलते थे। तो मुद्रा पर, तो एक मुद्रा पर क्या है कि सांप के पैरों में दबाए हुए गरुड़ का चित्र अंकित था। तो मतलब एक ऐसी मुद्रा मिली जिसपे क्या है कि इस तरह का चित्र बना हुआ था, जिसमें क्या था, सांप के पैरों में दबाए हुए गरुड़ का चित्र अंकित था। और ना इसके अलावा एक मूर्ति मिली है जिसमें क्या है कि स्त्री गर्भ से एक पौधा निकला हुआ था। तो मतलब स्त्री गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति भी मिली है। तो जो पुरातत्व विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको क्या बताया कि भाई ये उस समय उर्वरता की देवी हो सकती थी। भाई स्त्री गर्भ से अगर पौधा निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मतलब जो स्त्री है वो क्या है, प्रकृति है, और उसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है। तो जब प्रकृति से जब पौधा होता है तो उसको क्या बताया, उर्वरता की देवी। तो उस मूर्ति को उर्वरता की देवी के रूप में हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। इसके अलावा क्या है कि विशाल अन्नागार होता है, जिसमें अपन अन्न का भंडार रखते हैं, अन्न वगैरह स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो एक विशाल अन्नागार मिला जिसमें क्या है कि 6 पक्तियों में वो बना हुआ था। तो एक तरफ तो 6 कमरे, उसके सामने 6 कमरे, तो टोटल 12 कक्षों वाला विशाल अन्नागार मिला। इसके अलावा लाल पत्थर की मानव की मूर्ति मिली और काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली। तो जब मानव पत्थर की मूर्ति मिली तो उस समय मूर्ति कला भी प्रचलित थी, लोग मूर्तियां बनाते थे, ठीक है ना। उस समय क्या है कि जो पत्थरों पर खुदाई करके जो चित्र बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, वो भी लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम नंबर 2 में पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता अपने पढ़ ली, ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। और यह किस नदी किनारे, भाई सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जितनी भी प्राचीन सभ्यता है किसी न किसी नदी के किनारे मिली है। मतलब क्या है कि नदी के किनारे क्या करते थे लोग, कि जो लोग बसते थे वो नदी किनारे ही रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी रहती थी और नदियों के आसपास की भूमि भी क्या अच्छी तरह उपजाऊ हुआ करती थी। इसलिए क्या है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। जैसे कि अपने हड़प्पा पड़ा था वो रावी नदी किनारे था, ठीक है ना। उसी प्रकार जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम जो मोहनजोदड़ो की खोज थी वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और सुंदर स्थल जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और सबसे सुंदर स्थल था। क्योंकि क्या है कि इसके बारे में कहा गया है कि ये जो शहर है वो 7 बार उसका उत्थान हुआ और 7 बार इसका पतन हुआ। क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई थी तो ये शहर जो है 7 परतों में मिला। मतलब इस शहर को खुदाई के दौरान इस शहर में कितनी परतें मिली, 7 परतें। तो उससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह जो शहर है 7 बार इसका विकास हुआ, विकसित हुआ, और 7 बार इसका क्या हुआ, पतन हुआ। आगे पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो मतलब मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का है, जिसको क्या इसका अर्थ क्या होता है, भाई मुर्दों का टीला, ठीक है ना। तो किस सभ्यता को मुर्दों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सुंदर स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो इसके अन्य उपनाम और भी है, जैसे सिंध का बाग कहते हैं इसको, क्योंकि सबसे सुंदर था, जैसे देखो सिंध का बाग। माउंट ऑफ डेड मतलब मुर्दों का टीला, मुर्दों का जो पर्वत है वो उसको कहा जाता है। प्रेतों का टीला इसको कहा जाता है। सिंध का मरुस्थल इसको कहा जाता है। इसके बाद सिंध का नकली स्थान इसको कहा जाता है, और स्तूपों का शहर भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष। ये अपन ने हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष पढ़े थे, ठीक है ना। खुदाई दौरान क्या क्या वहाँ पे निकला, ठीक है ना। उस समय के लोगों का मतलब रहन सहन कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मोहनजोदड़ो से जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो इससे भी कुछ अवशेष मिले हैं, जिनसे उस समय की जो सभ्यता है, उस समय के लोगों के जो रहन सहन के बारे में, समाज धर्म के बारे में, वे किस देवता को मानते थे, किसकी पूजा करते थे, किस तरह से रहते थे, ठीक है ना। तो उसके जो साक्ष्य मिले हैं उससे अनुमान लगा के पता लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों का जो रहन सहन कैसा था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष इस प्रकार है कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार मिला। जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या थी,
यही थी कि एक विशाल अन्नागार मिला, मतलब अन्न का जो भंडार होता है जहाँ पर अन्न रखा जाता है वो अन्नागार यहाँ से मिला। इसके बाद ऐसा अन्नागार सेम ऐसे कि ऐसे अन्नागार कहाँ पे मिले, मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिले हैं। इसके बाद देखो वृहद स्नानागार, मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, वृहद स्नानागार मतलब हो गया स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल होता है वो मिला। तो देखो उस जमाने में भी लोग क्या करते थे, नहाने के लिए स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे। और उसकी जो साइज थी वो थी 39 फीट तो वो लंबा था और 23 फीट वो चौड़ा था, ठीक है ना। अगर इसको मीटर में देखें तो 11.8 मीटर तो चौड़ा और 7.1 मीटर वो 11.8 मीटर तो लंबा और 7.01 मीटर वो चौड़ा था। तो इतना बड़ा वहाँ पे स्विमिंग पूल मिला, इसमें लोग स्नान करते थे। वो एक सार्वजनिक स्थान था, वहाँ पे मतलब किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नहीं था, वो सार्वजनिक होता था, ठीक है। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल है उसकी जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बनी थी। इसके बाद देखो कांसे की, उस समय मतलब स्विमिंग पूल बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इसके बाद कांसे की नर्तकी की मूर्ति, अपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किसकी मिली थी, मिट्टी की मिली थी, है ना। इसके अंदर जो मूर्ति है वो किसकी मिली है, कांसा जो धातु होता है उसकी मूर्ति मिली है। सीप की बनी हुई पटरी, पटरी बोलते हैं स्केल को, जिसे अपन नाप करते हैं, जिसे अपन जो रेखा गणित पढ़ते हैं ना, तो वो स्केल जो होता है, तो वहाँ उस समय क्या है, सीप की बनी हुई पटरी मतलब स्केल, ये हो गया स्केल। तो सीप की बनी हुई पटरी मिली मतलब स्केल मिला। हाथी के कपाल खंड के अवशेष, मतलब कपाल खंड मतलब उसकी जो खोपड़ी होती है हाथी की, उसका हाथी का जो सिर होता है उसका जो मतलब कंकाल है, सिर का कंकाल, तो वो उसके जो टुकड़े हैं उसके अवशेष मिले। तो क्या इससे क्या जानकारी मिलती है कि उस समय क्या हाथी भी अस्तित्व में हुआ करता, हाथी जो जानवर है वो भी अस्तित्व में हुआ करता था। सभा भवन, ठीक है, इसको मीटिंग हॉल बोलते हैं। मतलब क्या है कि उस समय जो सभाएं बुलाई जाती थी इसको सभा भवन भी कह सकते हैं, या हो सकता है ये कोई महाविद्यालय हो जहाँ पर मतलब क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था हो, बच्चों को शिक्षा दी जाती हो, तो उसको सभा भवन भी कहा जा सकता है। जहाँ पे बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रम हुआ करते थे, तो इस प्रकार सब बड़े बड़े सभा भवन मिले। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब चांदी से बनी हुई वस्तुएं भी इसकी खुदाई के दौरान मिली है, ठीक है ना। तो उस समय चांदी का उपयोग भी किया जाता था। सिंधु जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, स्थल है, तो क्या है इस समय यहाँ पे चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा एक मोहर मिली है जिसमें पाशुपति शिव की जो मूर्ति है, चित्र है, वो अंकित था, ठीक है ना। तो उस समय पाशुपति शिव को लोग मानते थे, किसी को अपन जानेंगे, किसी आराधना करेंगे तो अपन उसी का चित्र अंकित करेंगे। तो उस समय जो मोहर पे किसका चित्र मिला, पाशुपति शिव का चित्र मिला। तो उससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो क्या है भगवान शिव की पूजा उपासना करते थे, मतलब पूजा पाठ में भी वो लोग विश्वास रखते थे। 20 खंभों वाला सभा भवन मिला, ठीक है ना। जिसको मतलब पुरातत्व विभाग के जो विद्वान हैं उन्होंने क्या बताया कि वो जो 20 खंभों वाला सभा भवन था वो एक बाजार भी हो सकता था। लकड़ी का बसूला होता है, जिसको अपन कुल्हाड़ी के अंदर जो मतलब डंडा लगाया जाता है वो कहलाता है बसूला कहलाता है। तो लकड़ी का एक बसूला मिला है। इसके अलावा मलेरिया के साक्ष्य, मतलब उस समय क्या थे कि जो लोगों के जो कंकाल तंत्र मिले हैं, जब उनकी जांच की गई तो उनमें क्या है कि कईयों की बीमारियां मलेरिया से हुई मानी गई है। तो उस समय क्या है कि मलेरिया जो बीमारी है वो भी लोगों को हुआ करती थी। तो मलेरिया रोग के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पढ़ा। अब कल जो अगली क्लास होगी उसमें अपन लोथल, चन्मुगलो, ठीक है ना, सुरकोटला, ठीक है, धोलावीरा, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे, बड़ी बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।